सुपरगर्ल फ्लॉप होने के बाद क्या डीसीयू फिर से रिबूट होगी? आई नो ये सवाल अभी सब पूछ रहे हैं। देखो, डीसीयू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीक मूवीज या सुपर हीरो फटीग नहीं है। असली प्रॉब्लम है ट्रस्ट, और ट्रस्ट सिर्फ एक अच्छी मूवी से नहीं बनता। ऑडियंस को बार बार प्रूव करना पड़ता है कि ये यूनिवर्स इन्वेस्ट करने लायक है, तभी जाकर लोग एवरेज मूवीज को भी सपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सुपरगर्ल के बॉक्स ऑफिस फाइनली सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन उसके तुरंत बाद आई सुपरगर्ल ने सबको सरप्राइज कर दिया। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में सिर्फ $37 मिलियन सन किए, जो मॉर्बियस जैसे मीम मूवी के $39 मिलियन ओपनिंग से भी कम है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी तक लगभग $100 मिलियन के आसपास पहुंचा है, जबकि बजट करीब $180 मिलियन का है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से वार्नर ब्रदर्स को इस फिल्म से अराउंड $100 मिलियन का लॉस हो सकता है। यह सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म नहीं, बल्कि नए सिनेमैटिक यूनिवर्स के सेकंड स्टेप पर लगा बहुत बड़ा झटका है, और इसी वजह से कॉन्सर्न और भी बढ़ जाता है। तो सवाल सिर्फ उस मूवी पर नहीं उठते, पूरे रोड मैप पर उठते हैं, पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स पर उठते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि क्या इस यूनिवर्स में इमोशनली इन्वेस्ट करना, अपना टाइम इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है, या फिर कुछ साल बाद फिर से रिबूट देखने को मिलेगा। ऑनेस्टली ऑडियंस को ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। पिछले 15 साल में डीसी ने इतने बार डायरेक्शन बदली है कि कैजुअल ऑडियंस के लिए समझना ही मुश्किल हो गया कि कौन सी मूवी कनेक्टेड है और कौन सी नहीं। एक तरफ स्नाइडरवर्स है, दूसरी तरफ अलग बैटमैन है, एक अलग जोकर का भी यूनिवर्स है, और अब नया डीसीयू। इतनी कंफ्यूजन के बाद ऑडियंस नेचुरली कॉशियस हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि सुपरगर्ल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह फिल्म ऑडियंस को एक्साइट ही नहीं कर पाई। सुपरमैन के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब डीसीयू मोमेंटम पकड़ेगी, शायद बैटमैन, वंडर वुमन या किसी बड़े क्रॉसओवर का ग्राउंड वर्क शुरू होगा। लेकिन फॉर सम रीजन सुपरगर्ल को एज सेकंड मूवी यहां रिलीज किया गया। यहां कैरेक्टर की क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। कॉमिक रीडर्स जानते हैं कि सुपरगर्ल एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और वुमेन ऑफ टुमारो एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी लाइन है, लेकिन जनरल ऑडियंस कॉमिक्स नहीं पढ़ती। उनके लिए आज भी बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन ही डीसी का फेस है। अगर आप एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हो तो पहले ऑडियंस को कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देना पड़ता है, उसके बाद कंपैरेटिवली नीश कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मार्वल ने भी पहले आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर को एस्टैब्लिश किया था, और जब ऑडियंस ऑलरेडी मार्वल पर ट्रस्ट करने लगी तब गार्डियंस और एंटमैन जैसे रिस्क लिए गए, और यहीं से मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट शुरू होती है। मुझे पर्सनली लगता है कि डीसीयू की सबसे बड़ी वीकनेस मूवीज की क्वालिटी नहीं, बल्कि उसका विजन है। एमसीयू की इन्फिनिटी सागा याद करो, आयरन मैन के एंड क्रेडिट में ही निक फ्यूरी ने अवेंजर्स इनिशिएटिव टीज कर दिया था, वहीं से ऑडियंस को डेस्टिनेशन मिल गया। उसके बाद हर मूवी चाहे कितनी भी छोटी हो, किसी न किसी तरह से उस बड़े गोल की तरफ बढ़ रही थी। इन्फिनिटी स्टोन्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुए, थैनोस के नाम बार बार ड्रॉप होने लगे, और ऑडियंस को रियलाइज हो गया कि एंड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी ट्रस्ट की वजह से कैप्टन मार्वल जैसी एवरेज मूवी भी $1 बिलियन क्रॉस कर गई। लोग सिर्फ उस फिल्म के लिए टिकट नहीं खरीद रहे थे, बल्कि एंड गेम की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए थिएटर जा रहे थे, और एग्जैक्टली वही चीज डीसीयू में मिसिंग है। अब खुद होने वाला है, कोई बड़ा विलेन, कोई क्रॉसओवर, कोई बड़ा इवेंट, ऑनेस्टली कुछ भी नहीं था। हाँ, प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे, लेकिन प्रोजेक्ट लिस्ट और सिनेमैटिक विजन, अभी डीसीयू में ऑडियंस को मूवीज दिख रही हैं, लेकिन उन मूवीज का एंड गोल नहीं दिख रहा है। और जब डेस्टिनेशन क्लियर ना हो तो हर फिल्म एक स्टैंड अलोन एक्सपीरियंस लगती है, यूनिवर्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं। इसी वजह से सुपरगर्ल सिर्फ एवरेज मूवी होने की वजह से स्ट्रगल नहीं कर रही है, ये उस विजन क्राइसिस का भी शिकार बनी है। जब ऑडियंस इमोशनली यूनिवर्स में इन्वेस्ट ही नहीं करती तो एवरेज फिल्म को सपोर्ट करने की मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है। भाई खुद ही सोचो कि एवरेज फिल्म कोई क्यों ही देखेगा जब मास्टरपीस देख सकता है। एवरेज तो लोग तब झेलते हैं जब सिनेमैटिक यूनिवर्स का कोई कनेक्शन हो। एट दिस पॉइंट डीसी के फैंस जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस जर्नी को फॉलो करना भी चाहिए या नहीं। और देखो, जब फाउंडेशन ही थोड़ी वीक हो तो ऊपर बनने वाली बिल्डिंग कितनी भी सुंदर हो, उसके हिलने का डर हमेशा रहता है। इवन पुराने डीसीयू में पहली फिल्म से ही क्लियर था कि एंड गोल जस्टिस लीग बनने वाली है, जिसके चलते वो मूवी $708 मिलियन आराम से कमा ले रही थी। तो फ्यूचर में ये स्टोरीज किस डायरेक्शन में जा रही है वो ना दिखना एक मेजर प्रॉब्लम है। इवन मार्वल वाले भी इन्फिनिटी सागा के बाद मल्टीवर्स सागा में यही सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। विजन के बाद नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है कि जेम्स गन ने इस मूवी को बेचा कैसे था। अगर सुपरगर्ल के रिव्यूज देखिए तो काफी लोगों ने लीड परफॉर्मेंस और इमोशनल मोमेंट्स की तारीफ की है, लेकिन स्क्रीन प्ले ऑडियंस को पूरी तरह से एंगेज नहीं कर पाया। विलन भी बेकार था और ओवरऑल स्टोरी में वो ब्लॉकबस्टर वाली फीलिंग नहीं थी। जेम्स गन ने शुरू से प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस
प्रॉमिस करके बेचा था कि सिर्फ वही स्क्रिप्ट ग्रीन लाइट होगी जिसकी जेन्युइनली स्क्रिप्ट रेडी होगी, और हुआ ठीक उल्टा। भाई जब सेकंड मूवी में ही स्क्रीन प्ले बेकार हो तो नेचुरली क्वालिटी कंट्रोल भी डिस्कशन का हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जेम्स गन इनकॉम्पिटेंट हैं एज डायरेक्टर और राइटर, उन्होंने खुद को कई बार प्रूव किया है, लेकिन स्टूडियो हेड का रोल अलग होता है। यहाँ सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनाना नहीं है बल्कि पूरे यूनिवर्स की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। सुपरगर्ल के खराब स्क्रिप्ट के बाद उनके डिसीजन मेकिंग और स्क्रिप्ट अप्रूवल प्रोसेस पर सवाल उठना बिल्कुल फेयर है। इसके बाद एक इशू मार्केटिंग का भी है। सच बताओ कितने कैजुअल ऑडियंस जेन्युइनली सुपरगर्ल का वेट कर रहे थे? बहुत कम, मतलब ना के बराबर। और जब कैरेक्टर पहले से ही मास ऑडियंस में पॉपुलर ना हो तो मार्केटिंग को ऑडियंस को ये फील करवाना पड़ता है कि ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके ट्रेलर्स और प्रमोशन में वो इवेंट वाली फीलिंग ही नहीं थी। लोगों को नहीं लगा कि अगर ये मूवी मिस कर दिया तो डीसीयू का फ्यूचर समझना मुश्किल हो जाएगा। और जब फोमो क्रिएट ही नहीं होता तो कैजुअल ऑडियंस सिंपली ओटीटी का वेट कर लेती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि डीसी को अपनी रोड मैप प्रायोरिटीज दोबारा देखनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सुपरगर्ल बनाना ही गलत डिसीजन था, बस सेकंड थिएट्रिकल फिल्म के लिए शायद ये बेस्ट चॉइस नहीं थी। अगर सुपरमैन के बाद बैटमैन या वंडर वुमन जैसे यूनिवर्सली लव्ड कैरेक्टर्स आते तो ऑडियंस का कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ते। सुपरमैन के बाद द ब्रेव एंड द बोल्ड या वंडर वुमन जैसे प्रोजेक्ट्स ट्रिनिटी को एस्टैब्लिश करते, और फिर सुपरगर्ल, स्वैम्प थिंग, द अथॉरिटी जैसे नीश प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना काफी आसान हो जाता। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स पहले अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स एस्टैब्लिश करती है, उसके बाद नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है। अब इस पर कुछ लोग बोलेंगे कि फिर तो डीसी हमेशा बैटमैन और सुपरमैन ही बनाता रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करना भी जरूरी है। मार्वल ने भी गार्डियंस को तब सक्सेसफुल बनाया जब ऑडियंस मार्वल पर ट्रस्ट करने लगी। उन्हें लगता था कि हर फिल्म किसी बड़े पे ऑफ की तरफ ले जा रही। फ्यूचर की बात करें तो मुझे क्ले फेस से थोड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन उसका रीजन बिल्कुल अलग है। सिर्फ $40 मिलियन बजट और हॉरर जॉनरा की वजह से उस मूवी के हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन मानो ना मानो, सुपरगर्ल के फ्लॉप होने के बाद फिर क्ले फेस का आना क्लियरली ये मूवी भी डीसीयू को एस्टैब्लिश नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल वहां बैटमैन का कैमियो दिख जाए। वो स्टूडियो को प्रॉफिट दे सकता है, क्रिटिक्स को इंप्रेस कर सकता है, लेकिन एवरेज ऑडियंस के लिए यूनिवर्स का फेस नहीं बन सकता। वहां बैटमैन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए लैंटर्न्स और स्पेशली मैन ऑफ टुमारो डीसीयू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर के लिए। इन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ हिट होना ही नहीं है बल्कि ऑडियंस को फ्यूचर की डायरेक्शन भी दिखानी होगी कि भाई हमारी स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। सबसे जरूरी बात, डीसी को पैनिक मोड में अब नहीं जाना है। वार्नर ब्रदर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से यही रही है कि एक फेलियर के बाद तुरंत डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। कभी स्नाइडरवर्स को अल्टर कर दिया, कभी स्टैंड अलोन फिल्म्स की तरफ भागने लगे और कभी रीबूट ही अनाउंस कर दिया, वो भी मल्टीपल टाइम्स। अगर सुपरगर्ल के बाद भी वही हुआ तो ऑडियंस का ट्रस्ट और टूट जाएगा। मेरे हिसाब से रीबूट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। जेम्स गन को रोड मैप कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन क्वालिटी और क्लैरिटी दोनों इंप्रूव करनी होंगी। ऑडियंस को ये फील होना चाहिए कि ये सारी स्टोरीज किसी बड़े डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगले 2 साल डीसीयू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 2027 के एंड तक पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। तब तक लैंटर्न्स, क्ले फेस, मैन ऑफ टुमारो और शायद कुछ और मेजर प्रोजेक्ट्स आ चुके होंगे। और अगर इनमें से मेजॉरिटी ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को पसंद आ गए तो सुपरगर्ल सिर्फ एक अर्ली सेटबैक बन के रह जाएगी। लेकिन अगर सुपरगर्ल के जैसा सिमिलर रिएक्शन बार बार मिलता रहा तो लीडरशिप पर सवाल उठना बिल्कुल जस्टिफाइड होगा। ओवरऑल देखा जाए तो सुपरगर्ल की फेलियर सिर्फ एक फिल्म की फेलियर नहीं है, ये डीसीयू के कॉन्फिडेंस टेस्ट की पहली वार्निंग है। वार्निंग का मतलब गेम ओवर नहीं होता बल्कि गलतियों से सीखने का मौका होता है। डीसी के पास आज भी बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे दुनिया के सबसे आइकॉनिक सुपर हीरोज हैं। प्रॉब्लम कैरेक्टर्स में नहीं, उनके अराउंड बनने वाली प्लानिंग में रही है। ऑडियंस को सिर्फ अच्छी मूवीज नहीं, एक जर्नी चाहिए। उन्हें फील होना चाहिए कि आज टिकट खरीदने का रिवॉर्ड अगर एक अच्छा डेस्टिनेशन हो तो उनकी एवरेज मूवीज भी हिट हो जाएंगी। आप लोगों के हिसाब से डीसीयू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मेरा सुपरगर्ल का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और ऑब्सेशन का रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।